हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है इंडिया के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी एंड आई एम योर इंग्लिश मेंटर गौरी भट्ट। तो हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं और बज चुके हैं रात के 10। तो मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से आपकी क्लास में आ चुकी हूँ। सबसे पहले हम लोग शेड्यूल को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं IBPS PO और क्लर्क के। ठीक है, प्री लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे, कल हम मेंस लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले YouTube शेड्यूल आप लोग सुन लीजिएगा। वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर आप लोगों का YouTube स्टूडियो चलता है मेरा। ठीक है, 8:15 का एडिटोरियल जरूर, ये मतलब आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। इस पर मुझे इफ और बट तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, ये आप लोगों को डेफिनेटली सुनना ही सुनना है और इसको देखना ही देखना है। आज का जो वोकैबुलरी है ना, आज की जो वोकैबुलरी आई थी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी थी, प्लस पेपर का एनालिसिस भी बहुत अच्छा था। इराक और अमेरिका के संबंधों के बारे में बात हुई थी, प्लस दूसरा जो एडिटोरियल था वो आप लोगों का सुशांत सिंह राजपूत की डेथ पर था। ठीक है, तो दोनों चीजों का डिस्कशन मैंने बहुत अच्छे डेप्थ में किया है। आप लोग एक बार जाके प्लीज वॉच आउट कर लीजिएगा और वोकैबुलरी जरूर देख लीजिएगा। क्लियर है? 1:30 PM पर आज हमने 25 क्वेश्चन की सीरीज को किया था, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए थे। और रात में 10 बजे अगेन हम 30 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आपके साथ आ चुके हैं एक बार फिर से। ठीक है, अनअकैडमी पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि सैटरडे अनअकैडमी पर 1 बजे, सैटरडे अनअकैडमी पर 1 PM पर हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे इतना बढ़िया धांसू सेशन कि आप लोगों की तबियत एकदम खुश हो जाएगी। यूज ऑफ मॉडल वर्क्स लेकर के आ रहे हैं, 2 आवर्स का मैराथन लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप लोग कैन कुड को कहाँ यूज कर सकते हो, शैल शुड का कहाँ यूज होता है, किन किन कंडीशंस में यूज होता है, पास्ट में कैसे यूज हो रहा है, फ्यूचर में कैसे यूज हो रहा है, पास्ट प्रेजेंट में कैसे यूज हो रहा है, पूरा मॉडल वर्क और कंप्लीट इंग्लिश आपके साथ आ रही है, कंप्लीट इंग्लिश। ठीक है, तो जुड़ना मत भूलिएगा सैटरडे 1 बजे मेरे साथ अनअकैडमी पर। इसके साथ ही साथ चलिए आइए क्वेश्चन को, सेशन को शेयर करते हैं। लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आप में से जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है, वो जल्दी से कर दे। देखो, आज होगी ताबड़तोड़ बैटिंग, आज होगी इतनी बढ़िया क्वेश्चंस की हम आप लोगों को क्या बताएं। ठीक है, मजा आ जाएगा आप लोगों को। आज इतने सारे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, बस सेशन से इसी तरीके से बने रहिएगा और सेशन को ध्यान से देखते रहिएगा। आप लोगों के साथ मैं एकदम बढ़िया वाले क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ और जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस सेशन को गाइस। ठीक है, जस्ट मेक इट 100+ लाइव लर्नर्स। हमें इस सेशन में वही स्पीड जो हमारी पहली होती थी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टेल मी द राइट आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है गाइस, टेल मी द राइट आंसर, टेल मी द राइट वन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, क्वेश्चन को हमेशा ना बहुत अच्छे से पढ़ा करिए, सेक्शन वाइज पढ़ा करिए। जैसे फर्स्ट सेक्शन है आपका आई टोल्ड द टीचर, दूसरा सेक्शन है दैट से लेकर के सेट तक का, और थर्ड क्वेश्चन है फॉर से लेकर के मच तक का, एंड द फोर्थ सेक्शन इज टू हैवी से लेकर के कंप्लीट तक का। आपके पास क्वेश्चन को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आपको इन चारों पार्ट को अच्छे से रीड आउट करना है कि जिससे आप जब रीड करो तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन वहीं पर डन हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, 90% पेपर तभी डन हो जाता है जब आप बहुत अच्छे से चीजों को लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टेल मी द राइट आंसर। आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे वाज मच टू हेवी फॉर अस टू कंप्लीट, टेल मी द राइट आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 30 क्वेश्चन करेंगे, स्पीड में करिएगा। 30+ क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम आप लोगों के लिए, जो कि स्पेशल क्लास है आप लोगों की आज। और ये स्पेशल क्लास आप लोगों की है पूरी और पूरी IBPS PO क्लर्क पर बेस्ड। IBPS PO के क्वेश्चंस लेकर के आए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन में बताइए, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, हर एक क्वेश्चन के साथ एक कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा। अपकमिंग एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे और इसी कॉन्सेप्ट से आएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टेल मी द राइट आंसर। I told the teacher that the homework set for the day was much too heavy for us to complete, या फिर no error. Tell me. बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को एकदम अच्छे से गहराई से समझो, उसकी गहराइयों पर जाओ और उसको बताओ हमें कि यहाँ पर क्या एक्चुअल में क्या बोला जाए। गहराइयों में उतर जाओ क्वेश्चन की और जल्दी से बताओ। देखो, यहाँ पर जो आप लोगों का मच टू यूज किया गया है, हमने आप लोगों को एक रूल रटाया है, एक रूल रटाया है, वो हमेशा रटे रहिएगा। ठीक है,
कि जब भी कभी क्वालिटी बताने की बात आती है या जब भी कभी पार्ट ऑफ स्पीच को रखने की बात आती है तो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट सबसे पहले नाउन लास्ट में रहता है और प्रोनाउन लास्ट में रहता है। नाउन और प्रोनाउन के पहले एग्जेक्टिव आता है उनकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए। ठीक है, एग्जेक्टिव के पहले आप या तो वर्ब को यूज करते हो या तो आप एडवर्ब को यूज करते हो, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे आप बताइएगा उसमें एग्जेक्टिव क्या है। मैंने आपसे बोला देयर देयर is much milk, there is much milk in the cup। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें कौन कौन से रोल प्ले कर रहे हैं। देखो, मिल्क जो है यहाँ पर नाउन का रोल प्ले कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप हमें बताइएगा। अगर मैंने आपसे पूछा देयर इज देयर इज मच मिल्क देयर इज मच मिल्क इन द कप। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हो यहाँ पर कौन क्या वर्ड है। मिल्क आपका नाउन का वर्ड है, मच आपकी एग्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो मिल्क की क्वालिटी को इनहांस कर रहा है, मिल्क की क्वालिटी को बता रहा है कि कप के अंदर जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी कितनी है। यस और नो, तो ये कैसा एग्जेक्टिव हो गया, क्वांटिटी एग्जेक्टिव हो गया। यस और नो, क्वांटिटी एग्जेक्टिव हो गया जो कि क्वालिटी बताने का काम कर रहा है। अब टू का मतलब होता है एडवर्ब। टू वर्ड जो होता है वो हमेशा एडवर्ब को रिप्रेजेंट करता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। और हमने आपको क्या सिचुएशन बताई है कि नाउन और प्रोनाउन के केस में नाउन और प्रोनाउन साथ में आते हैं, उसके पहले एग्जेक्टिव आता है, उसके पहले वर्ब या फिर एडवर्ब आता है। यस और नो, लेकिन ये उल्टे यूज नहीं हो सकते, मतलब एडवर्ब बाद में और एग्जेक्टिव पहले यूज नहीं हो सकता। मच टू ऐसे यूज नहीं हो सकता, मच क्योंकि आपका एग्जेक्टिव है और टू आपका एडवर्ब है, वी कांट यूज दिस। हम ये गलत है, इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, जल्दी से बोलो, यस और नो। है ना, यस और नो। तो ये बिल्कुल पोर्शन आपका क्या हो गया, सही। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हैवी आपका क्या है, हैवी आपकी अगेन एग्जेक्टिव है, हैवी आपकी अगेन एग्जेक्टिव है। तो याद रखो कि एग्जेक्टिव की क्वालिटी को बताने के लिए आप हमेशा एडवर्ब या फिर वर्ब का यूज करते हो। तो हैवी आपका एग्जेक्टिव, उसके पहले क्या आया है, टू आया है। बिल्कुल आप यूज कर सकते हो, हमेशा और हमेशा यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बनता है वो मच टू और टू मच का बनता है, मच टू और टू मच। ठीक है, दोनों ही सही है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इनके साथ कंडीशन क्या बनती है। अब देखो, इतना कॉन्सेप्ट सबने नोट कर लिया ना, अब आ जाओ मेन कॉन्सेप्ट पर। मेन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी कभी भी आप मच टू को यूज करते हो, इसके बाद हमेशा एग्जेक्टिव आना चाहिए और पॉजिटिव डिग्री का आना चाहिए। लेकिन जब भी कभी भी आप टू मच को यूज करते हो तो इसके बाद हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन का केस आना चाहिए। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स नाउन और प्रोनाउन के आगे एग्जेक्टिव आता है और एग्जेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है या फिर वर्ब आता है। तो ये एडवर्ब है तो एडवर्ब के बाद एग्जेक्टिव आएगा, एडवर्ब के बाद एग्जेक्टिव आएगा। और अगर ये एग्जेक्टिव है तो एग्जेक्टिव के बाद नाउन और प्रोनाउन का केस आएगा। तो मच टू हैवी है, हैवी आपका यहाँ पर एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव के आगे अगेन आपने क्या यूज किया हुआ है, एडवर्ब यूज किया हुआ है, मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही फॉर्मेशन पर है। देयर इज नो एरर इन दिस पार्ट। क्लियर हुई बात, यस और नो? कोई एरर इस सेंटेंस में नहीं है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। टेल मी द राइट आंसर, टेल मी द राइट वन। I don't want a gang of stormtroopers. ठीक है, invading my brother-in-law's house in midnight to ask my wife a few simple questions. या फिर नो एरर। सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी पोर्शन है। ठीक है, हल्का सा अगर आप सही से ध्यान दे लोगे आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, बहुत बहुत ज्यादा इजी है। जस्ट टेल मी द राइट वन गाइस, टेल मी द राइट वन। यस, चलो बताओ। देखो, आई डोंट वांट अ गैंग ऑफ स्टॉर्म ट्रूपर्स इन इन्वेडिंग माय मदर इन लॉज हाउस। अब मैं ऐसे दोस्तों को नहीं चाहता हूँ जो मेरे मदर इन लॉज के घर पर जा करके, अब घर पर की बात हो रही है ना तो इन नहीं होगा, हाउस, एट हाउस। ठीक है,
क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाउस एट मिडनाइट। ऑलवेज रिमेंबर दैट, इन नहीं लगेगा, एट लगेगा। क्लियर है बात? यस और नो? वेरी गुड चैंपियंस। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है पढ़ करके तो लाइक और शेयर मत करना भूलिएगा। और आज के जो क्वेश्चंस है ना वो पूरे कॉन्सेप्ट से भरे हुए हैं और यही कॉन्सेप्ट आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आएंगे। तो बहुत ध्यान से एक्सपेक्टेशन पूरी है। अगर हम लास्ट कुछ सालों के पेपर्स के बेस पर एक्सेप्टेशन रखते हैं तो पूरा का पूरा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पेपर इन्हीं रूल से आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है? चलो बताओ क्वेश्चन देखो। द मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब क्या होता है? जो मर जाते हैं, आज नहीं तो कल जिनकी मृत्यु निश्चित होती है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या कहा जाता है, द मैन इज मॉर्टल and ultimately he was to leave everything here, yet how irritationally he remains attached to his worldly possession, या फिर no error. Tell me the right answer. बताइए, यहाँ पर बहुत इजी एरर है, आर्टिकल टॉपिक से एरर आया है, ठीक है? आर्टिकल की टॉपिक से एरर है। कभी भी आप सेंटेंस में जब वुमेन और मेन का यूज करते हैं, वुमेन वर्ड का यूज करते हैं या मेन वर्ड का यूज करते हैं, ये जस्ट रिमेंबर, जब भी कभी भी आप वुमेन और मेन वर्ड का यूज करते हैं तो कभी भी आप उनके साथ आर्टिकल को नहीं लगाते हैं, कभी भी आप उनके साथ आर्टिकल नहीं लगाते। ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो मेन के जो पहले ही जो दा लगा हुआ है ना, ये दा यहाँ पर आपका नहीं लगेगा। कभी भी सेंटेंस में वुमेन और मेन यूज किया जाएगा उसके पहले कभी भी आप द वर्ड को नहीं लगाओगे, किसी भी बिहाफ पर नहीं लगाओगे। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? तो ए पार्ट में आपके एरर हो गया, मैन इज मॉर्टल हो जाएगा, ना कि द मैन इज मॉर्टल होगा। द मैन इज मॉर्टल रॉन्ग है, मैन इज मॉर्टल एंड अल्टीमेटली ही वॉज टू लीव एवरीथिंग, ठीक है? सेंटेंस करेक्शन यहाँ हो जाएगा मैन से, मैन इज मॉर्टल एंड अल्टीमेटली he was to leave everything here, yet irrationally he remains attached to his worldly possessions. Clear हो गई बात? Yes or no? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 on your screen. Tell me the right answer. 20 seconds का टाइम दिया जाएगा हर क्वेश्चन के लिए, जल्दी से करिए। Your time starts now. Your time starts now. Tell me the right answer. टाइम अप स्टार्ट, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। आ जाओ जरा देखते हैं। देखो, वाटर contamination has become more serious since chemists have begun to use new substance. अब देखो यहाँ पर एक रूल लगा है, वो रूल हम आपको बताते हैं, उसको नोट करिएगा। कभी भी सब्जेक्ट के बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, कभी भी सब्जेक्ट के बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, ये सीरीज नोट कर लीजिएगा, ये जो रूल की सीरीज बता रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद कभी भी इन सब के बाद आपका फिर सेंस लग करके आता है, ठीक है? जो भी सेंटेंस होगा वो सेंटेंस, उसके बाद आप लोगों का सेंस लग करके अगर आता है, ठीक है? सेंस लग करके आता है, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस आता है, ठीक है? सिंपल पास्ट टेंस आता है, जस्ट रिमेंबर दिस। सब्जेक्ट के बाद कभी भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखता है और उसके बाद बाकी के अदर वर्ड जो भी यूज हुए हैं, फिर सिंस अगर आता है तो आगे जो होता है टेंस हमेशा सिंपल पास्ट में जाता है। तो हैव बिगन नहीं हो जाएगा, बिगन वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है? सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। आई नो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, आई नो वेरी वेल, बट यहाँ पर जो रूल फॉलो हुआ है उसको नोट करिएगा। हैज बिकम, बिकम की थर्ड फॉर्म भी बिकम होती है। सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, ठीक है? उसके बाद मोर सीरियस आपका एक्स्ट्रा वर्ड है, उसके बाद सिंस आया है और सिंस के बाद जो आने वाला सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट में जाएगा, जिसकी वजह से हम हैव बिगन कर देंगे, ना कि बिगन करेंगे। क्लियर हुई बात? यस और नो? ये रूल समझ में आया, हाँ या ना? समझ में आया ना? जिसको भी नहीं समझ में आया वो जल्दी से मुझे बोलो कि मैम हमें क्लियर नहीं हुआ है, तो हम तुरंत क्लियर कर देंगे।
जल्दी से मुझे बोलना कि मैम अभी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। देखो सब लोग यहाँ पर सुन लो मेरी बात को ध्यान से, जितने भी बच्चे यहाँ पर इस सेशन को देख रहे हैं फिर से नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। जब कभी भी सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट आता है, वाटर कंटेमिनेशन आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स देन सिंस, तो उसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा और हमेशा पास्ट सिंपल में रखा जाता है, बिगन नहीं होगा, बिगन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? यस और नो? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। समझ में आया? बहुत बढ़िया। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन। वेरी गुड चैंपियंस, वेरी गुड। चलो बताओ, ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग escalated in the last 1 year या फिर no error? Tell me the right answer. जल्दी से बताओ। यहाँ पर भी आपका एक रूल आया है। आप देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगा है, आइए उस कॉन्सेप्ट को, रूल को नोट करते चलिएगा। जिसमें भी हम आपको फॉलोड पूरी सीरीज बता रहे हैं उसको पूरा अच्छे तरीके से नोट करिएगा। जब भी कभी भी आपके पास सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया होगा, प्लस एक्स्ट्रा की जो बातें हैं वो, प्लस फॉर, और प्लस अ पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा, अ पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा, अ पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा। ये फॉर्मेशन ऐसे बनता है। देखो यहाँ पर कैसे दिया हुआ है, सबसे पहली बात ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। एक्सक्लेटेड, एक्सक्लेटेड की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताओ। हैज एक्सक्लेटेड, क्योंकि सब्जेक्ट आपका है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग के बाद आपका यहाँ पर आने वाली वर्ब जो होगी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चलेगी। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चलेगी तो हैज एक्सक्लेटेड हो जाएगा, हैज एक्सक्लेटेड हो जाएगा। और इन द लास्ट 1 year, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। समझ में आई बात? यस और नो? वेरी गुड। क्या समझ में आया? याद रखिए जब भी सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस का फॉर्मेशन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा तो प्रेजेंट ऑफ परफेक्ट तो हैज एक्सक्लेटेड कर दोगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। क्लियर है ना? चलिए आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। 20 seconds all you have, your time starts now. जल्दी से बताओ। देखो अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इट वॉज सरप्राइजिंग टू सी दैट इवन आफ्टर बीइंग इन एडवर्सिटी द फैमिली वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी, या फिर नो एरर। इट वॉज सरप्राइजिंग टू सी, ये देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित चीजें हैं कि आफ्टर बीइंग एज इन एन एडवर्सिटी द फैमिली वॉज गोइंग फॉर पार्टी, परिवार जो है वो पार्टी में जा रहा है। टेल मी द राइट आंसर। बहुत इजी है यार, अगेन द सेंटेंस इज वेरी इजी, बहुत बहुत इजी है, कॉन्टेक्चुअली एरर है। एक बार रीड कर लोगे ध्यान से, आई एम अश्योरिंग यू कि आप आंसर बता दोगे मुझे। देखो यहाँ पर इट वॉज सरप्राइजिंग, ये बहुत ही सरप्राइजिंग था टू सी दैट इवन आफ्टर बीइंग एन एडवर्सिटी द फैमिली वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी। नो, पार्टी के लिए, पार्टी में जा रहे हैं तो टू द पार्टी, टू अ पार्टी, सॉरी, ठीक है। पार्टी के लिए जा रहे हैं ना तो टू अ पार्टी, टू अ पार्टी, ठीक है। तो फॉर यूज नहीं होगा यहाँ पर, टू यूज हो जाएगा। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? एवरीबडी क्लियर है? टेल मी, एवरीबडी क्लियर है? वेरी गुड। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। 20 सेकेंड्स का टाइम है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान से पढ़ो और आंसर बताओ। बहुत इजी है गाइस, ट्रस्ट मी, बहुत इजी है। ग्रामर इज जस्ट ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड्स। ग्रामर और सिर्फ एक बेस करती है कि आप कितने अच्छे से शब्दों को समझते हैं। ये शब्द जो होते हैं ना, देखो इंग्लिश को सब लोगों ने वैसे भी बहुत हवा बना रखा है, लेकिन ट्रस्ट मी इंग्लिश ईजी है, बहुत ईजी है। सिर्फ डिपेंड करता है कि आप उसको रट्टू तोते की तरह रट रहे हैं या रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप मैथ्स में या रीजनिंग में आप रूल्स को अप्लाई करते हो, सेम एज इट इज आपको यहाँ पर रूल्स अप्लाई करने, और रूल्स अप्लाई करो और तमाशा देखो, ठीक है। या टाइम्स आप, चलो आ जाओ। बिफोर मेकिंग अ बैड डिसीजन, किसी भी तरीके के गलत डिसीजन को लेने से पहले टेक सम टाइम, थोड़ा सा समय लो, कंटेम्पलेट कॉन्सिक्वेंसेस
of our action। और ध्यान से देखो कि आप क्या कर रहे हो। That means यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई भी एरर नहीं है। There is no error in the sentence, कोई एरर नहीं है, पूरा का पूरा सेंटेंस आपका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 on your screen, tell me the right answer. The Minister for Education vehemently refused the allegation that he had taken bribes. Tell me the right answer, guys. बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रस्ट भी बहुत इजी है। इतना इजी है कि अगर आप आराम से एक चीज को पढ़ लोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा बहुत इजी तरीके से। ठीक है, चलो बताओ मुझे यहाँ पर क्या होगा। आज पहली बात, वेहेमेंटली वर्ड का मीनिंग लिख लीजिएगा जिन लोगों को भी नहीं मालूम है। वेहेमेंटली वर्ड का मतलब होता है, वेहेमेंटली वर्ड का मतलब होता है इन अ फोर्स, कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा फोर्स में है। ठीक है, पैशनेटेड है, बहुत ही ज्यादा कोई भी चीज क्या है, पैशनेट है। ठीक है, और इंटेंस मैनर में है, इंटेंस मैनर में है, इंटेंस मैनर में है। विद ग्रेट फीलिंग, विद ग्रेट फीलिंग, हम बहुत ज्यादा जब खुश हो जाते हैं ना तो वहां विद ग्रेट फीलिंग। ठीक है, नाउ टेल मी द नेक्स्ट वन, जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या होगा। द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन vehemently refused the allegation that he had taken bribes. Tell me the right answer. देखो, द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन नहीं होगा, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के मिनिस्टर है ना, एजुकेशन के मिनिस्टर है ना, तो का की के लिए, पोजेशन के लिए आप हमेशा क्या लगाते हो, या तो ऑफ लगाते हो और नहीं तो एपिस्ट्रोफी कॉमा के साथ आप एस लगाते हो। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी प्रेपोजिशन यूज हुआ है तो हम प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन में ही कन्वर्ट करेंगे और फॉर की जगह हम ऑफ लगा देंगे। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के मिनिस्टर। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड चैंपियंस, हम लोग तो बड़े एकदम होशियार निकले हो यार। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वो जल्दी से कर दे। एंड जस्ट गाइस प्लीज मेक इट 100 प्लस, ओके प्लीज जल्दी से सेशन को शेयर करिए जिससे कि यहाँ पर 100 प्लस स्टूडेंट्स हो सके। ठीक है, चलो बताओ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इफ आई वर जुबीन आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग कम व्हाट मे। देखो सेंटेंस में यहाँ पर नो एरर है। जब भी कभी भी सेंटेंस कंडीशनल वर्ड से स्टार्ट होता है, जब भी कभी भी सेंटेंस कंडीशनल वर्ड से स्टार्ट होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट जो यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब होती है वो वर ही होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्लूरल ही होती है। ठीक है, जब भी कभी कंडीशनल वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है तो हमेशा उसके साथ यूज होने वाली वर्ड जो होती है वो वर ही होती है, या फिर आप कह सकते हो कि प्लूरल होती है। तो देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, कोई भी एरर इस पार्ट में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर, टेल मी द राइट वन। बहुत इजी है यार, बहुत इजी होता है। देखो, no sooner did the teacher enter the classroom the student got up, या फिर no error। ये तो मतलब हद से ज्यादा इजी है, हद से ज्यादा इजी है। इट्स जस्ट एक रीडिंग और आंसर आपके पास होगा, जस्ट एक रीडिंग। हम्म, देखो यहाँ पर एरर क्या है, आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि नो सूनर के साथ हम हमेशा देन को लगाते हैं। यस और नो? नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है। यस और नो? डिड आपकी क्या है यहाँ पर, वर्ब है ना? नो सूनर उसके साथ आया है, मतलब ये कौन से कंजंक्शन हो गए, पेयर कंजंक्शन हो गए। यहाँ से अब रूल इसमें इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगा है वो पेयर कंजंक्शन का लगा है। तो जो इसका कंपैरेटिव वर्ड होता है, नो सूनर के साथ हमेशा और हमेशा देन लगाया जाता है। नो सूनर के साथ हमेशा और हमेशा देन लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम द स्टूडेंट्स देन गॉट अप नहीं होगा, goes together, goes together, then goes together। क्लियर है बात? पूरा सेंटेंस यहाँ पर चेंज होगा, लास्ट वाला no sooner did the teacher enter the classroom the students then goes together। क्लियर है, गॉट अप नहीं होगा, एक साथ सब उठ गए थे। क्लियर है बात, यस और नो? वेरी गुड। नो सूनर के साथ हमेशा याद रखिएगा देन लगता है, और जब वर्ब के पहले आया है तो इधर भी वर्ब के पहले ही आएगा, इधर भी वर्ब के पहले ही आएगा।
ठीक है, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। वेरी गुड चैंपियंस, थोड़ा सा स्पीड का साथ दीजिएगा, हमें 30+ क्वेश्चंस करने हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलो बताओ, देखो बहुत ध्यान से, अगर आप लोग एक बार भी अच्छे से रीड कर लेंगे ना, आई एम अश्योरिंग यू, मुझे मतलब आप लोगों को खुद पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बट मैं आपके लिए कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम अश्योरिंग यू कि आपका आंसर आ जाएगा। मेरे साथ क्वेश्चन को रीड करिएगा। लास्ट वीक शार्प हाइक, लास्ट वीक के शार्प हाइक से जब भी कभी भी याद रखिएगा किसी भी चीज के लिविंग थिंग के साथ या फिर वीकेंड्स के साथ एपिस्ट्रॉफी कॉमा लगता है तो वो हमेशा सिचुएशन देता है का है, की है, के है, ठीक है, का है, की है, के है। लास्ट वीक शार्प हाइक, लास्ट वीक की शार्प हाइक की द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ का जो होलसेल प्राइस था इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। अब देखो याद रखना कभी भी किसी भी कंडीशन पर भी, ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पर मेरी बात पे ध्यान देना, प्राइस फॉर बीफ होगा ना, प्राइस फॉर बीफ होगा ना, यस और नो, क्या होना चाहिए? देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ हायर हायर मीट कॉस्ट ऑफ कम। हायर मीट कॉस्ट की इंडिकेशन थी वो, ना कि के लिए इंडिकेशन थी, ठीक है। लास्ट वीक जितना भी शार्प हाइक गया था उसका जो होलसेल प्राइस था बीफ का, वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है हमें मीट कॉस्ट के बढ़ने का, बढ़ने का के लिए वी यूज्ड ऑलवेज ऑफ। समझ में आया बात? या सुनो तो यहाँ से ये जो फॉर है वो रॉन्ग है, ऑफ हो जाएगा उसकी जगह। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। जस्ट आप लोगों के पास में थोड़ा सा समय सीमा को कम कर रही हूँ, 15 सेकेंड से। टेल मी द राइट वन। बहुत ध्यान से, in the country one sees only nature's fireworks and one's soul is not saddened by the cruel struggle mere existence that goes on in the crowded city, या फिर no error? Tell me the right one. Bang on guys, bang on. No doubt the question is very good. आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर रहे हैं, very good guys, very good. Just tell me the right answer. ठीक है, जस्ट टेल मी द राइट आंसर। यहाँ पर एरर आप लोगों का क्या होगा क्या नहीं। देखो इन दिस सेंटेंस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट देन देयर इज नो एरर, कोई एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, प्योर बिल्कुल क्लियर था, कोई इशू नहीं था यहाँ पर, ठीक है। जितने भी बच्चों ने इशू बताया है वो रॉन्ग है, देयर इज नो एरर इन दिस पार्ट, कोई एरर नहीं है उस पार्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर, टेल मी द राइट आंसर। Kamli is one of the players who has been selected for the match. कमली एक ऐसा प्लेयर है जो कि सेलेक्ट हुआ है, कमली एक ऐसा प्लेयर है जो कि सेलेक्टेड हुआ है एज एन मैच में। सेलेक्टेड हु इज द ओनली, केवल एक अकेला पर्सन ऐसा है जो सेलेक्ट हुआ है मैच के लिए। टेल मी द राइट वन। बहुत इजी है, एक बार ध्यान से देखने की जरूरत है, क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में आ जाएगा। देखो कमली का आप एक सिंगुलर पर्सन है, कमली आपका कैसा इंसान है, सिंगुलर है, यस और नो, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपने आगे यूज किया वन ऑफ। वन ऑफ आपका याद रखिएगा कौन सा प्रोनाउन कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। कौन सा प्रोनाउन कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। आप लोगों को याद है ना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन, ये सब हमने बताए थे। इनके साथ कभी भी ऑफ लगता है, ऑलवेज रिमेम्बर दैट। अगर आपके पास आइदर ऑफ आ जाए, या आपके पास नाइदर ऑफ आ जाए, ठीक है, या आपके पास ईच ऑफ आ जाए, या आपके पास एवरी ऑफ आ जाए, या फिर आपके पास वन ऑफ आ जाए, इनमें से कोई भी वर्ड के साथ ऑफ लगता है तो आगे यूज होने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा और हमेशा प्लूरल फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो वन ऑफ के बाद यूज होने वाली नाउन आपकी कैसी है, प्लूरल है। वन ऑफ के बाद यूज होने वाली नाउन कैसी है आपकी, प्लूरल है। तो आपकी जब नाउन प्लूरल है तो भैया हेल्पिंग वर्ब भी तो प्लूरल लगेगी, तो यहाँ पर हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। बोलो क्लियर हुई बात, यस और नो? बोलो क्लियर हुआ, यस और नो?
क्योंकि वी वर टॉकिंग अबाउट प्लेयर्स, हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, एक इंसान की नहीं बात कर रहे हैं, हम एक बहुत सारे प्लेयर्स की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स में एक कमली ऐसा इंसान था जिसका सिलेक्शन हुआ था मैच के लिए। तो बहुत सारे प्लेयर्स के लिए आप हैव लगाओगे, ना कि हैज लगाओगे। समझ में आ गई बात, हाँ या ना? वैसे बहुत इजी था यार। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। बहुत इजी था, इट्स जस्ट लाइक दैट कि इट्स द मक्खन मलाई क्वेश्चन। आप बहुत आराम से इसको एकदम कर सकते हो। याद रखना, अक्सर एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस देखे जाते हैं, अक्सर एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन इसी तरीके के आए, और इस बार जो मैं क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आई हूँ ना आज आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चंस डेफिनेटली इसका जो कॉन्सेप्ट है ना एग्जाम में आपको हिट करेगा, ये मेरी गारंटी है। बस अच्छे से पढ़ते जाओ और एक एक कॉन्सेप्ट को नोट करते चलिएगा कि हर एक क्वेश्चन में हम इतने डेप्थ में एनालिसिस आपको जो बता रहे हैं, डेप्थ में जो क्वेश्चंस की बेस बता रहे हैं, इसको नोट करते चलिएगा। बस नोट नहीं करोगे तो देखो मेहनत हमारी बर्बाद हो जाएगी। मेहनत हम किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए कर रहे हैं ना। चलो बताओ यहाँ पर क्या होगा। द मिलिटेंट्स ओपन फायर ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस लेट लास्ट नाइट triggering a gun battle in which two officers were killed, या फिर नो एरर। देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है? सारे बच्चे सुनेंगे। देखिए, द मिलिटेंट्स ओपन फायर ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस लेट लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब क्या है कि वी वर टॉकिंग अबाउट द यस्टरडे, वी वर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यस्टरडे में एक घटना घटित हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना? क्योंकि लास्ट नाइट लगा है तो हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमारी जो बात हो रही है वो बात हो रही है लास्ट नाइट को लेकर के, मतलब यस्टरडे की, मतलब कल की, बीते हुए कल की। तो जब बीते हुए कल की आप बात कर रहे हो तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओपनड हो जाएगा। बात समझ में आई? यस्टरडे से हमें पता चल रहा है कि वी वर टॉकिंग अबाउट द पास्ट थिंग, हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ओपन यूज नहीं करेंगे, हम ओपनड यूज करेंगे। क्लियर हुई बात, हाँ या ना? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। लाइक और शेयर करते चलिएगा सेशन को। अगर आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। इतने धमाकेदार धमाल क्वेश्चन देखने के लिए मेरे साथ डेली 10 PM पर जुड़ना बिल्कुल मत भूला करो। ये जो क्लास होती है ये मंडे टू संडे, मतलब डेली 7 डेज की क्लासेस होती है और इसी टाइमिंग पर होती है, और डेली 1 आवर्स की होती है, जिसमें हम एकदम कॉन्सेप्चुअल चीजें लेकर के आते हैं। जुड़ते रहिए, अपडेटेड क्वेश्चन लेकर के आते हैं। आप लोग, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो द हिंदू नहीं पढ़ता है, उसको कोई इशू नहीं है, सारे क्वेश्चन द हिंदू से ही है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम्स में। बताइए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग कॉलेजेस, हायर सेकेंडरी एंड प्राइमरी school were closed at Srinagar district as part in the precautionary measures. जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग कॉलेज, हायर सेकेंडरी कॉलेजेस या फिर प्राइमरी स्कूल्स, सबको बंद कर दिया गया है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए। प्री प्रिकॉशनरी हमने लिए हैं कि भाई हम डर रहे हैं कि कोई सिचुएशन ऐसी ना हो जाए कि जिससे बच्चों को हार्म पहुंचे, तो हमने पहले ही स्कूल्स वगैरह को क्लोज कर दिया है। नाउ टेल मी द राइट आंसर। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो, आपने किस चीज के चलते हुए स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया है? आप बताइए। आपने कॉलेजेस बंद कर दिए, आपने हायर सेकेंडरी स्कूल्स बंद कर दिए, प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, किस चीज के चलते हुए? एज अ पार्ट इन द प्रिकॉशनरी मेजर्स या फिर ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स? इन द प्रिकॉशनरी, इन द एज अ पार्ट ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स। प्रिकॉशनरी मेजर्स का जो एक तरीके से जो डर है कि भाई कोई इश्यूज ना हो जाए, उन सबका पार्ट है वो कि कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल्स या प्राइमरी स्कूल्स को आपने बंद कर दिया है। बात क्लियर हुई, हाँ या ना? यस और नो? क्लियर हुई? तो यहाँ पर जो है इन एज पार्ट इन द प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं होगा, एज पार्ट ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। जल्दी से बताइएगा। लाइक शेयर करते चलिएगा अगर सेशन अच्छा लग रहा है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन टेक्स्ट, ओके? चलो बताओ। द इंक्रीजिंग वेरिएशन इन रेनफॉल, frequent droughts and heat waves, or long changes in
in evaport sorry evapotranspirations tend to alert the hydrological balance या फिर no error. चलो बताओ 30 सेकेंड 15 सेकेंड्स है इसको करने के लिए. इजी है तो 15 सेकेंड्स देंगे हम. बहुत इजी क्वेश्चन है. बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है तो इसलिए हमने आपको 15 सेकंड्स दिए हुए, नॉट मोर देन दैट. बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इजी भी कर सकते हो. देखो कभी भी जब भी कभी भी आप अलोंग वर्ड को यूज करते हो तो अलोंग वर्ड हमेशा अलोंग विद होता है. अलोंग कभी भी अकेले नहीं आता, अलोंग के साथ हमेशा विद प्रेपोजिशन लगती है. तो ये जो अलोंग आपने अकेले बैठा रखा है उसके साथ आप क्या करोगे, अलोंग विद चेंजेस. ठीक है, अलोंग विद चेंजेस. अलोंग विद आपका एक कंजंक्शन कहलाता है जो कि आपके सेंटेंस के दो पार्ट को जोड़ने का काम करता है. ठीक है, ये पेयर्ड कंजंक्शन नहीं होता, ये एक कंजंक्शन एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है जो कि दो पार्ट को जोड़ने का काम करता है. क्लियर है. अलोंग विद के अलोंग के साथ हमेशा आपकी प्रेपोजिशन भी लगती है जिसको आप फिक्स प्रेपोजिशन के नाम से भी जानते हो. क्लियर है. तो अलोंग अकेले नहीं आता, अलोंग के साथ हमेशा विद वर्ड यूज होता है. क्लियर. Question number 17 on your screen. Tell me the right answer. 30 seconds नहीं 15 seconds देंगे मात्र आप लोगों को. लाइक और शेयर अगर नहीं किया है इतने बढ़िया क्वेश्चंस के लिए तो जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा. और जस्ट वॉच दिस फुल सेशन. मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी लास्ट में, ये याद रखना. ठीक है, चलो बताओ जल्दी से मुझे बताओ. A resilient ecosystem is one who can absorb drought by increasing or maintaining its efficiency to use water to sustain its productivity. या फिर no error. Tell me. A resilient ecosystem is one of who can absorb drought by increasing or maintaining its efficiency to use water sustain its productivity. या फिर no error. Tell me. देखो आपका यहाँ पर जो रूल आया है वो प्रोनाउन से आया है और प्रोनाउन से भी जो रूल आया है, प्रोनाउन से तो आया ही है रूल, प्रोनाउन के साथ साथ प्रोनाउन के रिलेटिव प्रोनाउन के पार्ट से आया है. ठीक है, देखो रिलेटिव प्रोनाउन के पार्ट से कैसे आया. यस यू ऑल आर राइट, विच होगा. यस एग्जैक्टली. जब भी कभी भी आप दो सेंटेंसेस को जोड़ते और वहां पर अगर आप हु का यूज करते हो तो कंडीशन उसकी होती है कि सब्जेक्ट से जुड़ी हुई जब मेन वर्ब आगे आती है, सब्जेक्ट से जुड़ी हुई जब मेन वर्ब आती है तो आप हु से उसको जोड़ते हो और सब्जेक्ट आपका कौन होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए. बट यहाँ पर जो हु आया है वो गलत आया है. हम यहाँ पर किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर थिंग की बात कर रहे हैं. तो थिंग की कंडीशन पर आप हु को यूज नहीं करते, आप विच को यूज करते हैं. बात समझ में आई, हाँ या ना. तो a resilient ecosystem is one which can absorb drought by increasing or maintaining its efficiency to use water to sustain its productivity. Clear होगी बात, yes or no? Very good. Question number 18 on your screen. Tell me the right answer. Brilliant. 15 seconds का time है आप लोगों के पास. Your time starts now. Tell me the right one. देखो replying to अनमोल्स, अनमोल्स को रिप्लाई करते समय क्वेश्चन साक्षी क्वेश्चन अनमोल के क्वेश्चन का रिप्लाई करते हुए साक्षी ने वेरी क्लियरली सेड, साक्षी ने बहुत ही क्लियरली कहा दैट शी प्रेफर्ड मिल्क देन टी. वो प्रेफर करेगी मिल्क को टी की बिहाफ पर, मतलब टी से ज्यादा वो मिल्क को प्रेफर करेगी. साक्षी ने बहुत ही क्लियरली इस बात को कहा जो कि अनमोल के क्वेश्चन का जवाब था. यू हैव टू टेल मी द राइट आंसर. देखिए जब भी कभी भी इसको नोट करिएगा, ये एग्जेक्टिव के पार्ट से आपका रूल आया है. कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जेक्टिव से, इससे एग्जाम में अक्सर रूल लिखा जाता है, अक्सर आता है. जब भी कभी भी आपके पास प्रेफर वर्ड आता है या फिर जब भी कभी भी आपके पास प्रेफरेबल वर्ड आता है, ठीक है, नोट डाउन, या फिर कभी भी आपके पास प्रायर वर्ड आ जाएगा या इंटीरियर वर्ड आ जाएगा, इंटीरियर आ जाए, सुपीरियर आ जाए, ठीक है, सुपीरियर आ जाए, इंटीरियर आ जाए, इनमें से कोई भी वर्ड कभी भी आपके पास आएगा, इंटीरियर हो गया या फिर मान लीजिए आपने बोला एल्डर हो गया, एल्डर हो गया, यंगर हो गया, इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपके पास आता है दे ऑलवेज टेक टू विद इट. ये हमेशा हमेशा अपने साथ किसको लेते हैं, टू को लेते हैं.
ये सारे के सारे वर्ड्स कंपैरेटिव फॉर्म के होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड है, लेकिन ये अपने साथ कभी भी देन को नहीं लेते, टू को लेते हैं। तो प्रेफर देन नहीं होगा, प्रेफर टू हो जाएगा। क्लियर है बात? यस और नो? वेरी गुड। Question number 19 on your screen. 15 seconds. All you have. Just tell me the right answer. Bang on, guys. चलो बताओ जल्दी से। बहुत बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अगेन देखो, सुनना मेरी बात, ठीक है? When he returned home, जब वो घर आया आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, हरीश वॉज बर्स्टिंग विद हैप्पीनेस। हरीश जो था वो बर्स्ट हो रहा था बहुत ही ज्यादा खुशी से, एज ही वॉज चूजन एज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव ऑन हिज बर्थडे, या फिर नो एरर। टेल मी द राइट आंसर। याद रखिएगा, चूजन वर्ड जो है वो आपका क्या है? चूज वर्ड जो है आपका एक वर्ब का शब्द है। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अभी हमने कई बार आप लोगों को बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं कि नाउन और प्रोनाउन के पहले हमेशा एग्जेक्टिव की फॉर्मेशन हम बैठाते हैं, एग्जेक्टिव से पहले हमेशा हम एडवर्ब या फिर वर्ब की फॉर्मेशन को बैठाते हैं। तो चूजन आपका यहाँ पर वर्ब है, चूज वर्ड आपका जो है वो वर्ब का शब्द है। लेकिन जो ये एज वर्ड है, ये वर्ड एडवर्ब का है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट, कभी भी वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं आता है, वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं आता, वर्ब के पहले एडवर्ब आता है, वर्ब के पहले एडवर्ब आता है। ठीक है? तो हम यहाँ पर एज वर्ड को हटा देंगे, ये बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है, यहाँ पर गलत यूज हुआ है। क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन। टेल मी द राइट आंसर। 15 सेकेंड्स आपके पास है क्वेश्चन को डन करने के लिए। टेल मी द राइट वन। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। Tell me the right one, guys. Tell me the right ones. Tell me the right one. बहुत इजी रूल है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। देखो, द कैप्टन ऑफ द डीपीएस फुटबॉल। अब कैप्टन जो है आपका यहाँ पर सब्जेक्ट वन हो गया, ठीक है? टीम अलोंग विद आपका कंजंक्शन हो गया, अलोंग विद आपका कंजंक्शन हो गया। द अदर प्लेयर्स आपका हो गया सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट। जब कभी भी दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन, जब कभी भी दो सब्जेक्ट अलोंग विद से जुड़ते हैं, जब कभी भी अलोंग विद से जुड़ते हैं और सेकंड सब्जेक्ट उनके बाद आता है, अलोंग विद से जुड़े, एज सून एज से जुड़े, ठीक है, एज लॉन्ग एज से जुड़े, एज लॉन्ग एज से जुड़े, या फिर नो सूनर से जुड़े, इनमें से किसी भी वर्ड से जुड़ते हैं, तो यूज होने वाली जो वर्ब होती है वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट लगाई जाती है। तो यहाँ पर जो ये वर्ड यूज हुआ है ना, वो गलत यूज हुआ है, क्योंकि कैप्टन आपका सब्जेक्ट वन है, जोड़ा आपने उसको अलोंग विद से है, प्लेयर्स आपका सब्जेक्ट टू है, तो जो वर्ब होगी ना वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, और कैप्टन आपका सिंगुलर वर्ड है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर वाज। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? क्लियरेंसी है यहाँ पर? याद रखिएगा, जब कभी भी सब्जेक्ट वन अलोंग विद के साथ जुड़ रहा है, अलोंग विद आया है ना, या फिर एज सून एज आया है, एज सून एज आ गया है, या फिर मान लीजिए एज लॉन्ग एज आ गया है, एज लॉन्ग एज आ गया है, या फिर नो सूनर वाला सिचुएशन आ गया है, नो सूनर वाला आ गया है, या फिर इनमें से कोई भी वर्ड आ जाता है, तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंगली लगती है, तो वर्ब की जगह यहाँ पर वॉज हो जाएगा। क्लियर है गाइस? यस और नो? बैंग ऑन एवरीवन, बैंग ऑन, बैंग ऑन। बहुत ही बढ़िया, मजेदार। बैंग ऑन, बैंग ऑन। Tell me the right one. Question number 21 on your screen. Tell me the right one. One must keep his promise no matter what, या फिर no error. Tell me the right. बहुत 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 बढ़िया यार, ये तो आपका बहुत ही इजी सा है क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर पहली बात तो आप लोगों में से जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लाइक और शेयर नहीं किया है, वो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दो, है ना, अच्छे बच्चों की तरह। देखो, इसका मतलब होता है वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। अब आप लोगों को एरर तो समझ ही में आ गया है, इसकी जगह वंस हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 22। टेल मी द राइट वन। टेल मी द राइट वन।
बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा है। निक्की टोल्ड किक्कू, निक्की टोल्ड किक्कू, इफ आई विल कम टू योर हाउस यू विल नॉट कुक मी दाल फॉर डिनर दिस टाइम अराउंड। निक्की ने कुक्कू से कहा, अगर मैं तुम्हारे घर आता हूँ तो तुम मुझे इस बार खाने में दाल नहीं दोगे। अब खाने में कोई दाल देता है क्या किसी को, गेस्ट को, है ना? तो ऐसा उसने एकदम वार्निंग दे दी कि भैया नहीं, मैं अगर तुम्हारे घर आया, तो उसने कंडीशन रख दी है यहाँ पर कि अगर मैं तुम्हारे घर आता हूँ तो तुम मुझे खाने में ये सब नहीं दोगे। चलो बताओ जल्दी से यहाँ पर क्या हो जाएगा। सेंटेंस कैसा है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, दैट मीन्स फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस है। हम्म, याद रखिएगा, हमेशा दिमाग में एक चीज रखिएगा, जब कभी भी दो एक ही टेंस के अंदर दो फ्यूचर टेंस कभी भी यूज नहीं हो सकते। ठीक है, एक ही टेंस में दो फ्यूचर के टेंस कभी भी यूज नहीं हो सकते। विल आपका क्या है, मॉडल वर्ब, विल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। विल अगेन यहाँ पर भी मॉडल वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दो फ्यूचर टेंस एक सेंटेंस के अंदर यूज नहीं हो सकते, दो फ्यूचर सेंटेंस एक भी सेंटेंस में यूज नहीं हो सकते, दिमाग में बैठा लो। पहला वाला जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता है, पहला टेंस जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में जाता है। और जो दूसरा सेंटेंस होता है, इसकी जो फॉर्मेशन बनती है उसको हम बता देते हैं, उसकी फॉर्मेशन को नोट कर लीजिएगा। याद रखिएगा, एक ही सेंटेंस के अंदर, इन वन सेंटेंस यू कैन नॉट यूज टू फ्यूचर टेंस, आप एक सेंटेंस के अंदर दो फ्यूचर को यूज नहीं कर सकते। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या बनता है, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहला वाला जो टेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता है, दूसरा वाला जो होता है वो सिंपल फ्यूचर में जाता है, दूसरा वाला जो होता है वो सिंपल फ्यूचर में जाता है। तो इफ के बाद आया है टेंस तो यहाँ से विल हट जाएगा, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस रिप्रेजेंट होगा, दूसरा आपका फ्यूचर में जाएगा। क्लियर है बात? इफ आई विल कम, इफ आई कम to your house, you will not cook me dal. You will not cook me dal for dinner this time around. Clear है बात? Very good. Question number 23 on your screen. Tell me the right answer. Train 18, the country's first engineless. ट्रेन 18 जो है कंट्री की, हमारे देश की पहली ऐसी ट्रेन है जो बिना इंजन के बनाई गई थी, which is being regarded as a successor to the 30-year-old Shatabdi Express is set to hit the tracks for the trials on October 29। हमारे देश में जो ट्रेन ट्रेन 18 इसका नाम है, ये एक ऐसी ट्रेन है जो बिना इंजन के बनाई जा रही है और जो 30 साल ओल्ड शताब्दी को टक्कर देगी। जो 30 साल पहले जो शताब्दी ट्रेन आई थी वो उसको टक्कर देगी और ये ट्रैक पर उतरने के लिए रेडी है 29 अक्टूबर से। ये ट्रैक पर उतरने के लिए रेडी है 29 अक्टूबर से, 29 अक्टूबर से ट्रैक पर आ जाएगी, मतलब ये ट्रायल के लिए चला दी जाएगी। तो टेल मी द राइट आंसर, यहाँ पर क्या होगा आंसर आप लोगों का। देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, देयर इज नो एरर। वेरी गुड गाइस, बैंग ऑन बैंग ऑन। 24, भैया जोड़ो इस सेशन में बच्चों को, सभी लोगों को लाइक करवाओ, है ना? सभी लोग लाइक करो और सेशन को शेयर करो। इतनी मेहनत से रात में 10 बजे पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग आराम से ठंड फन बैठे हुए कि ठीक है भैया वॉच कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सेशन चल रहा है। इसको जब तक आप लोग 100 प्लस नहीं पहुंचाएंगे तब तक क्या मजा आएगा। और वो पहुंचाने का काम आप स्टूडेंट्स का है, पढ़ाने का काम मेरा है, लेकिन शेयर करने का आप लोगों का काम है। तो सेशन की लिंक को जल्दी से जल्दी सभी बच्चों में शेयर कर दीजिएगा। और क्वेश्चन को आइए देखते हैं क्या कह रहा है। The self-propelled train fitted the CCTV cameras would have two executive compartments in the middle with 52 seats each, whereas trial coach would have 78 each। ये उसी ट्रेन के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पर पूरी सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन होगी, इसमें इंजन नहीं होगा, जिसमें काफी सारे सीसीटीवी कैमरास लगे होंगे, जिसमें 2 एग्जीक्यूटिव कंपार्टमेंट होंगे और मिडिल में 52 सीट्स होंगी ईच के साथ, हर डब्बे में 52 सीटें होंगी। जो ट्रेन कोच होगा उसमें 78 सीट्स होंगी, ऐसा इसका कहना है। टेल मी द राइट आंसर। देखो, वुड के साथ हमेशा हैव लगता है, वुड हैव का हमेशा जो पेयर बनता है वो वुड हैव का बनता है, ना कि हैज और हैड का बनता है। तो यहाँ पर हैज नहीं आएगा, यहाँ पर हैव हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। 25 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया, सो सॉरी। 26 ऑन योर स्क्रीन, चलो बताओ। A strong monsoon in the Indian Ocean can induce easterly winds that push Atlantic Oceans
hurricanes westward, increasing the likelihood that they will make landfall in the Americas, according to a study. Tell me. बहुत बहुत इजी है, बहुत इजी है. देखो, कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. कैन के साथ ही नहीं, जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब्स होती हैं, जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब्स होती हैं, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. चाहे वो कैन हो, चाहे वो कुड हो, चाहे वो शैल हो, शुड हो, मे हो, माइट हो, विल हो, वुड हो, कुछ भी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. तो कैन के साथ इंड्यूस्ड नहीं होगा, इट्स इंड्यूस. ठीक है, इंड्यूस लगाया जाएगा. बात समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग मॉनसून इन द इंडियन ओशियंस कैन इंड्यूस ईस्टर्ली विंड दैट पुश अटलांटिक ओशियंस. बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा. बात समझ में आ गई, हाँ या ना? चलो आ जाओ. 27 साथ देते जाइए. 30 क्वेश्चन आज हम लोग करके ही रहेंगे इसमें. ठीक है, जल्दी से बताओ. विद डीप कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनना. The Reserve Bank of India has released guidelines for interoperable between prepaid payment instruments (PPIs) such as wallet and cards. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम आरबीआई कहते हैं, दैट इज अ ड्रीम ऑफ एवरी स्टूडेंट. जो भी बच्चा बैंक की तैयारी कर रहा है, आरबीआई इज द ड्रीम. आरबीआई इज द ड्रीम जॉब गाइस, ड्रीम जॉब. टेल मी. बहुत इजी है. देखो, यहाँ पर ये जो इंट्रोप्रेबल वर्ड दिया हुआ है, इसको आप चेंज करोगे इंट्रोप्रेबिलिटी. ठीक है, इंट्रोप्रेबिलिटी. क्लियर है? चलो, वेरी गुड. 28th number on your screen. The direct tax base have significantly witnessed in the last few years, according to the new back series data released by the government. या फिर no error. Tell me the right one. बहुत बढ़िया था आज का सेशन, मजा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया. अच्छा, बैक टू बैक 30 क्वेश्चंस करके कैसा लगा? मजा आया ना? बहुत. तो चलो जल्दी से बताओ यहाँ पर एरर क्या होगा. आपका यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ये देखो, इतना इजी था ना. तुम लोग अगर गलत करोगे तो बड़ी गलत ही बात है. द डायरेक्ट टेक्स्ट बेस आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है आपका? सिंगुलर है. सब्जेक्ट कैसा है आपका? सिंगुलर है. तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर होगी. तो हैव की जगह हिज यूज हो जाएगा. जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब. क्वेश्चन प्योरली द हिंदू के हैं. यकीन, आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं. 4 to 5 ईयर से लगातार आपके पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर क्या होगा. आई वुड नॉट से depreciation of rupees is a cause for worry per paisa, in the sense that we have enough resources, but the movement is rupees value in the last couple of months has been matter of concern. Tell me the right answer. देखो, आप लोगों की यहाँ पर इडियोमेटिक फ्रेज का एरर आया है. ये जो आपने पर पैसा यूज किया है ना, ये गलत है. यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा पर से. ठीक है, पर से का मतलब होता है इट सेल्फ. पर से का मतलब होता है इट सेल्फ. यहाँ पर बाय इट सेल्फ, इसका मतलब होता है बाय इट सेल्फ, खुद से. ठीक है, ये ईडियम है आप लोगों की, और जो कि गलत यहाँ पर यूज हुई है, गलत ईडियम यूज हुआ है. पर पैसा नहीं होता, पर से होता है. पर से का मतलब होता है बाय इट सेल्फ. तो यहाँ पर बाय इट सेल्फ के लिए आप पर से को यूज कर दोगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 ऑन योर स्क्रीन. टेल मी द राइट आंसर. Question number 30 on your screen. Tell me the right answer. India and Japan outlined a vision for strengthened bilateral relations at the 13th annual summit here on Monday. Tell me. There is no error in the sentence. Guys, bang on. We just complete 30 questions here
और आप में से सभी बच्चों से मेरा ये कहना है कि जिनको भी लगा आज पढ़ करके कि उनकी इंग्लिश पर उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, तो IBPS PO का पेपर अक्टूबर में है और क्लर्क का पेपर भी आपका आउट हो चुका है। क्लर्क का पेपर आपका दिसंबर में पड़ेगा। अगर हम क्लर्क को फोकस करते हैं, जिसका भी फॉर्म भी आप फिल कर सकते हो, आपके पास एप्रोप्रिएट टाइम है। तो याद रखिएगा, कंप्लीट रिवीजन IBPS बैच के नाम से मेरा एक बैच है जो कि 4 सितंबर से शुरू हो चुका है दोपहर में 3 बजे। इसमें सिर्फ अभी एक टॉपिक, सिंगल टॉपिक है, आप आराम से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी ऐप पर जाइए, कोर्स को सेलेक्ट करिए, गौरी भट्ट को टाइप करके मुझे फॉलो करिए वहां पर। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो स्पेशल क्लासेस में मेरी जाइए। ये बैच जो है आपको रिवीजन बैच के नाम से मिलेगा। और इसके साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बैच, बल्कि आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, फॉर एनी सब्सक्रिप्शन, कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, किसी भी तरीके का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी पर, यू कैन यूज माई कोड। मेरा कोड है गौरी 10 GAURI 10। ठीक है, आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़िए, सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। आप बस पढ़ने पे ध्यान दो, गारंटी सब कुछ हम पर छोड़ दो, बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दो। मिलते हैं आप लोगों से कल 8:15 पर द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में। तब तक के लिए ये देखिए, द हिंदू आप लोगों के लिए मस्ट है गाइस, मस्ट है, ये याद रखना। जितने भी बच्चे बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं, SSC के हैं, रेलवे के हैं या किसी भी क्लास के हैं, वो लोग गलत कर रहे हैं अगर वो द हिंदू अटेंड नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों से कल 8:15 पर।